हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, देख रहे हैं जेएनजी की वजह से क्या हुआ, सेना ने तख्ता पलट कर दिया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा है, किस देश में, चर्चा करेंगे। नोबेल प्राइज़ है, इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेएनजी युवाओं के प्रदर्शन से हिंद महासागर के किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा है विदेश में, और सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, यानी कूप कर दिया। अंग्रेजी में कहते हैं कूप और हिंदी में कहेंगे तख्ता पलट। क्या होगा आंसर इसका? मेडागास्कर। और ये न्यूज़ दे रहे हैं, मेडागास्कर मिलिट्री यूनिट सीज्ड पावर आफ्टर प्रेसिडेंट इम्पीच्ड। इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था वहाँ की संसद में, यानी नेशनल असेंबली में मेडागास्कर के, और उससे पहले ही राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया कि इम्पीचमेंट का जो प्रक्रिया है वही ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हुई वहाँ पर, और फिर इनको बर्खास्त करने का आदेश सुना दिया गया संसद के द्वारा, वहाँ के नेशनल असेंबली के द्वारा। लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर सेना ने तख्ता पलट कर दिया और फिर ये वहाँ से फरार हो गए, भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि ये विदेश में हैं, कहीं पर छिप गए हैं। ठीक है, तो मेडागास्कर एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं। अपना प्यारा भारत है और मेडागास्कर इधर हिंद महासागर में भारत के दक्षिण की ओर हम आएंगे, इस तरफ अफ्रीका के पास में, यहाँ पर ये मेडागास्कर है। द्वीपीय देश है और यहाँ काफ़ी वक्त से, करीब लगभग 1 महीने होने वाले होंगे, जब यहाँ प्रदर्शन चल रहे थे जेएनजी के द्वारा। ठीक है, तो जेएनजी के द्वारा डिमांड यही थी भ्रष्टाचार ख़त्म हो, पानी, सड़क, बिजली, इन सब की जो समस्या है वो ख़त्म किया जाए। उसकी वजह से प्रदर्शन चल रहा था और फिर बाद में वहाँ के लोग भी उसके साथ आ गए, प्रदर्शन के जेएनजी के साथ आ गए, और फिर नतीजा हुआ कि सेना भी मतलब सामने आ गई साथ में। तो सेना को एक तरह से सपोर्ट मिल गया और फिर सेना ने वहाँ पर एक कब्जा कर लिया है। तो राष्ट्रपति का नाम है वहाँ पर एंड्री रजोइलिन। ये देश कर छोड़कर भाग गए हैं। ठीक है, तो सैन्य इकाई के जो प्रमुख हैं वहाँ के कैप्सेट सैन्य इकाई के कर्नल माइकल, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हमने अब सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये हैं, इन्होंने कहा है कि सत्ता पर कब्जा कर लिया है और अब हम एक सरकार, नागरिक सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है, और एक और बात बताऊँ यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो राष्ट्रपति थे जो कि अभी फरार हो गए हैं, विदेश भाग गए हैं, इनको भी स्थापित करने का काम सेना ने ही किया था। सेना ने इससे पहले भी एक बार, कब की बात है, ये 2009 की बात है, सेना ने तख्ता पलट किया था मेडागास्कर में, और उस वक्त के जो सत्ता में लोग थे उनको बेदखल किया, और उसके बाद फिर एंड्री रजोइलिन, इनको जो है ना वो राष्ट्रपति बनाया गया था। वहाँ राष्ट्रपति के पास ही तमाम अधिकार हैं। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ा, नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए इन्होंने, लेकिन मुख्य जो लोगों की मांग थी ना वो राष्ट्रपति को हटाने की मांग थी। वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वही पावरफुल होता है, उसी के अंडर में सब कुछ होता है, और फिर प्रधानमंत्री उनके अंडर में काम करते हैं। तो राष्ट्रपति सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे थे, नतीजा ये हुआ, फिर हालात ख़राब हुए और सेना का यहाँ पर कब्जा हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी जो आपने जान लिया। ठीक है, क्यों आंदोलन कर रहे थे जेएनजी इसलिए कर रहे थे, बुनियादी जो सेवाएं हैं वो मिल नहीं पा रही थी युवाओं को। राष्ट्रीय बिजली कंपनी, जल कंपनी, इन सब की अक्षमता थी, हालत ख़राब था उनका। युवाओं की सक्रियता थी, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं ने ये मैसेज फैलाया और फिर ये जेएनजी का आंदोलन वहाँ पर देखने को मिला और वो सफल हो गया है। ठीक है, तो मेडागास्कर वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, इसकी राजधानी का नाम है एंटानानारिवो। ठीक है, मुद्रा वहाँ पर चलती है मालागासी एडियरी, आबादी करीब 3 करोड़ 19 लाख के आसपास है। ठीक है, तो इससे मैंने पहले 3-4 दिन पहले बताया था कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो सब अब ख़त्म, हट गए हैं। अब नई सरकार बनेगी वहाँ पर, जो अपडेट होगा फिर मैं आपको बताऊँगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेशल्स के नए राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अक्टूबर 2025 में चुने गए हैं। कौन इलेक्ट हुए हैं?
इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा आपको कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर और शानदार छूट चल रही है तमाम बैचेज में। ठीक है, तो प्राइसेस देख रहे हैं आप, तो बस कुछ ही दिनों का है ये ऑफ़र, उसके बाद फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाएं और ज्वाइन कर सकते हैं तमाम कोर्सेज। अभी अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ के लिए ऑल इन वन बैच अवेलेबल है, जो कि ADO, दरोगा, कांस्टेबल, इंटर स्तरीय, CGL, स्टेनोग्राफर, सहायक परिचर, इन सब के लिए एक सिंगल बैच है। क्योंकि फॉर्म तो कई सारे भर रहे हैं ना आप लोग, तो फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी कोशिश है कि एक साथ आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो बहुत मामूली सा प्राइस है और इसमें करंट फोर्स का जो मेंबरशिप है ना, वो प्लान भी दिया जा रहा है इसी के साथ में। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग बैच भी ले सकते हैं, हमारी पूरी टीम उसके द्वारा क्लासेस चल रही हैं। और इन सब जो बैच है ना, उसकी खासियत ये है, क्लासेस होती हैं, टेस्ट होता है, नोट्स दिए जाते हैं जो बोर्ड के नोट्स हैं, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी दिया जा रहा है। हर दिन के क्लास का हैंड रिटन नोट्स नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ सकें। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आपको दे दिया जाता है कॉम्पैक्ट वे में, ताकि आप उसको पढ़ लें। तो ये शानदार ढंग से कोर्सेज चल रहे हैं, प्राइसेस अभी बहुत कम है, ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, और 72वीं BPSC का भी प्राइसेस डाउन है, भी कम है, कुछ ही छात्रों के लिए काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। चलिए अब करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं, और प्रश्न यहाँ पर था कि सेशल्स के नए राष्ट्रपति का नाम बताएं जो अक्टूबर 2025 में चुने गए हैं। क्या नाम है इनका? पैट्रिक हरमिनी। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई दी है। ये यूनाइटेड सेशल्स पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका नए हैं, पैट्रिक हरमिनी नाम है इनका। तो अभी मतदान हुए थे वहाँ पर और उसमें इन्होंने जो भारतीय मूल के नेता थे वेबेल राम कलावन, उनको हराकर सेशल्स का राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं सेशल्स को। ठीक है, हिंद महासागर में द्वीपीय देश है, प्यारा भारत है, और सेशल्स जो है ना यहाँ पर है, इस जगह पर। ठीक है, ये थोड़ा और जूम करते हैं हम, ये यहाँ पर, ये वाला जो है ना, ये द्वीपीय देश है, छोटे छोटे द्वीप भी हैं कई, तो वो हिंद महासागर क्षेत्र में है। इस तरह पूर्वी अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, उसी के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर ये है। 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यहाँ की राजधानी है सेशल्स की विक्टोरिया। यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो सेशल्स रुपया चलती है। क्या है? सेशल्स रुपया। कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर, फ्रेंच, सेशल्स, क्रियोल, अंग्रेजी, ये सब। और आबादी करीब 1,32,000 के आसपास यहाँ की है। ठीक है, तो नए राष्ट्रपति देख रहे हैं पैट्रिक हरमिनी, नाम याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है उसका? नाम है इसका ऑस्ट्रा हिंद 2025। उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये एक्सरसाइज कहाँ पर किया गया? आंसर का पर्थ का नाम सुना है आपने, जगह का नाम? क्रिकेट देखते होंगे या क्रिकेट के शौकीन हैं तो पर्थ तो ऑलरेडी जानते होंगे, स्टेडियम है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पर्थ, तो वहीं पर यह आयोजन हुआ है। भारतीय सेना की एक टीम वहाँ पर पहुँची है, 120 सैनिकों वाली टीम है और इसका नेतृत्व तो गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रा हिंद है, ये चौथा संस्करण है। इससे पहले वाला जो संस्करण था ना, वो महाराष्ट्र में हुआ था और हर साल ये आयोजन किया जाता है बारी बारी से, एक बार ऑस्ट्रेलिया में, फिर भारत में। तो इस बार बारी ऑस्ट्रेलिया की थी। अब आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या नाम है उनका? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सही सही आंसर दीजिएगा बिना गूगल किए हुए। ठीक है, मैंने कई बार बताया है, एक टेस्ट है आपका, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस डे कब मनाया जाता है? दिवस। आंसर का 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है 9 अक्टूबर को आखिर ये दिन? क्योंकि 9 अक्टूबर 1946 को इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना की गई थी और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इस डे के जरिए। और भारत सरकार के द्वारा ये दिवस को मनाने की जो परंपरा है ना, वो 2011 में शुरू हुई थी। ठीक है, क्यों? 1946 में 9 अक्टूबर को ही इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है, तो ज़रा ध्यान से। प्रश्न होगा यहाँ पर, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2025 के विजेता कौन है, क्या नाम है इनका? तो 3 वैज्ञानिकों को मिला है और तीनों ही यही नाम है। क्या क्या नाम हो गया? जोएल मोकिर, दूसरा नाम है फिलिप अगियन और तीसरा नाम है पीटर हॉवेट। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना वो विजेता हैं इस बार के 2025 के नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के। जोएल जो है ना वो हैं अमेरिकी, फिलिप जो है ना वो फ्रांसीसी हैं, यानी फ्रेंच कहिए इनको, ठीक है, फ्रांस के हैं, और पीटर जो है ना वो कनाडा के हैं। ये ओके। तो अब सवाल होगा कि आखिर क्यों मिला है। देखिए, इसको 2 टुकड़े में बांटा गया है इस बार के अवार्ड को। एक हिस्सा जोएल को मिला है और दूसरा जो आधा हिस्सा है ना वो 2 इनको मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों को मिला है। क्यों मिला है? बेसिक बातें कहें अगर हम, आगे मैं अगले क्वेश्चन में और विस्तार से बताऊंगा। जोएल को जो मिला है ना, जोएल मोकिर को जो अवार्ड मिला है वो तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसकी पहचान करने के लिए मिला है। जबकि इन दोनों को, नहीं, फिलिप को और पीटर को, फिलिप अगियन और पीटर हॉवेट, इनको रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास इस सिद्धांत के लिए ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपने जाना। अब चलते हैं आगे और फिर हम बात करते हैं कि आखिर इनकी महत्ता क्या है। अब सवाल इस तरीके से आ सकता है, थोड़ा लंबा हो गया सवाल यहाँ पर, कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉवेट को 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इनमें से जोएल मोकिर को किस रिसर्च के लिए विजेता चुना गया है? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए। यहाँ देख रहे हैं आप। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे कहेंगे? एक तो बात ये समझ लिए कि जो ये इकोनॉमिस्ट है ना, यानी अर्थशास्त्री हैं, ये हिस्टोरिकल अर्थशास्त्री हैं। इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरिकल इकोनॉमिस्ट है। मतलब क्या हुआ? इतिहास से संबंधित जो अर्थशास्त्र है उसके ये विशेषज्ञ हैं। क्लियर होगी बात? तो इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल सोर्सेज, जैसे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ना, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो उसका यूज़ करके उन्होंने दिखाया कि सोशल कल्चर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कैसे इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। उनके वर्क ने बताया कि 18th सेंचुरी में ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई वो क्यों हुई, ज्ञान का स्प्रेड जो हुआ और इंस्टीट्यूशंस का जो रोल था वो कैसे था। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे अभी जो अप्रेंटिसशिप होता है, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसने इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसको पावर्ड किया, उसको बहुत ही मजबूत किया। मतलब सतत अगर हम लगातार ट्रेनिंग वगैरह इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारा विकास भी उसी ढंग से आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि हमारा जो विकास कैसे हो रहा है, हम इंडस्ट्री अपना डेवलप कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? तो नए लोग आ रहे हैं, नए युवा आ रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री है नए युवाओं को ट्रेनिंग भी तो देनी चाहिए, उनको ज़रूरत है। तो ट्रेनिंग किस तरीके से हो, तो ये सब जो इतिहास है ना वो अभी बहुत सारा काम आ रहा है, देखने को मिल रहा है। क्लियर हो बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉवेट को 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इनमें से फिलिप अगियन और पीटर हॉवेट को किस रिसर्च के लिए विजेता चुना गया है? अब 2 वैज्ञानिक की बात हो रही है यहाँ पर, इन दोनों को किसके लिए चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा? रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के लिए जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसके लिए। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है इसका? रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1990 के दशक में, मतलब ये सब जो रिसर्च है ना वो आज का नहीं है, दशकों पुराना, 1990 का आप सोच लीजिए कितने साल पुराना हो गया, 25-35 साल पहले का, और आज इनको अवार्ड मिल रहा है।
तो 1990 के दशक में उन्होंने थ्योरेटिकल एक मॉडल बनाया जो एक्सप्लेन करता है कि इनोवेशन कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ का बेस बनता है। और उनका जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल है वो जोसेफ शुम्पीटर उनकी आइडियाज़ पर बेस्ड है कि नई टेक्नोलॉजी जो है ना पुराने जॉब्स पुराने प्रोडक्ट को किस तरह से किल करती है, यानी उसको ख़त्म कर देती है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को अप करती है, यानी बढ़ाती है। जैसे आम जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल होता है कि उत्पादकता और नौकरियां, उदाहरण के तौर पर आज स्मार्टफोन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसने क्या किया, रिप्लेस किसको किया है, लैंडलाइन, इन सबको रिप्लेस किया है। तो पुरानी जो नौकरियां हैं वो डिस्ट्रक्ट हुई, ख़त्म हुई, और नई नौकरियां क्रिएट हुई हैं। जैसे इस वक्त आप देखिए कि एआई का युग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, तो बहुत सारी नौकरियां इस वक्त ख़त्म हो रही हैं। जैसे किस तरह की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, ट्रांसलेशन का, बहुत पहले लोग ट्रांसलेटर हुआ करते थे, उनका जॉब हुआ तक करता था ट्रांसलेटर का, लेकिन अब वही काम एआई कर दे रहा है। ग्राफिक्स डिजाइनर जो होते थे, अब उनका काम कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस हो गए, मतलब कुछ लोगों के जॉब ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अब ड्राइवर की ज़रूरत आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएगी, मतलब खुद ही कार वो चलने लगेगी, उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो गया एक तरह से। इससे कुछ लोगों के रोजगार गए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आया इससे बहुत सारे नए रोजगार भी क्रिएट हुए और इससे विकास हुआ है बहुत तेजी तरीके से। ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ी है इसके ज़रिए, एआई को लोगों ने इस्तेमाल करना सीखा। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने में बदलाव लाया वो आगे बढ़ते गए, और जिन्होंने बदलाव नहीं लाया, अपने ही में एक जगह स्थिर रहे, वो उनकी नौकरी वहीं से ही, वहाँ से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इन्हीं चीज़ों को इन्होंने समझाया, ये सिद्धांत दिया कि कैसे री स्किलिंग की ज़रूरत है, फिर से कौशल विकास की ज़रूरत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी पुराने काम कर रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत है कि कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं, जो वर्तमान में अभी चीज़ें चल रही है उसके साथ तारतम्यता कैसे ला सकते हैं। जैसे एक समय जब कंप्यूटर आया 90 के दशक में, तो कंप्यूटर आया तो उससे पहले टाइपराइटर्स हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम अखबारों की बात करेंगे तो वहाँ पे टाइपराइटर थे, ओके, टाइपिस्ट लोग थे, टाइप करते थे। अब जिन्होंने कंप्यूटर्स को सीख लिया और कंप्यूटर पर टाइपिंग करना जान लिया, उनकी नौकरी तो बची रही, यानी अपग्रेड हुए, और जिन्होंने नहीं सीख पाए उनकी नौकरी चली गई, उनको घर बैठना पड़ा। तो यही है रचनात्मकता का विनाश भी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, मुझे लगता है इस इकोनॉमिक्स की बातों को समझ चुके होंगे आप। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स में यही कोशिश रखते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ओके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2025 में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाएगा? वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट कब किया गया? 10 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है अपनी आँखों से प्यार करें, लव योर आइज़, अपनी आँखों से प्यार करें। ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है आँखों के बेहतर, मतलब उस पर ध्यान देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना दिवस कब मनाया जाता है, या स्थापना का दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। आपने सुना होगा ना, टेरिटोरियल आर्मी, मतलब ये एक तरह से रिजर्व फोर्स हो गया। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग समय में वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें क्या होता है टेरिटोरियल आर्मी में कि आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है सेना की, और जब तक कि आप ट्रेनिंग पर हैं तब तक की सैलरी मिलती है। उसके बाद फिर आप घर पे जाकर अपना काम, जो भी वर्क है, रोजगार है, वो सब अपना करते रहते हैं, और जब देश को ज़रूरत पड़ेगी तब आपको फिर बुलाया जाएगा टेरिटोरियल आर्मी को। तो यहाँ पर सवाल होगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये टेरिटोरियल आर्मी डे? तो 9 अक्टूबर 1949 को, 1949 को, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, तो उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना की थी, तो उसी के स्मृति में ये किया था। ठीक है, भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम
किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर का हैदराबाद में शुरू किया गया है। टी चिप एक ऑर्गेनाइजेशन कही है तेलंगाना की ओर से, तो उसी के द्वारा ये जो ना स्थापित किया गया है। उद्देश्य यही कि चिप निर्माण में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने चिप हैं, उन सब का प्रदर्शन वहाँ पर रखा जाए। और हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। इस म्यूजियम को आईआईटी हैदराबाद के छात्रों और रिसर्चर्स ने मदद दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किन 3 बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है? तो 3 कौन से हैं इनमें है दीनदयाल पोर्ट, ये कांडला में है गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में, और पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। तो ये तीनों जो है ना, इसका आंसर ये सही होगा। तो इनको ग्रीन हाइड्रोजन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण वहाँ पर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जिस ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी मतलब हाइड्रोजन बनाने के लिए, यानी पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन जो अलग हुआ, तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे होगा? तो पोर्ट में बड़े पैमाने पर उसकी छतों पर, अलग अलग जगहों पर, और खाली स्पेस है वहाँ पर जो है ना वो सोलर प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पवन चक्कियाँ लगाई जा रही हैं, और उससे जो बिजली बनेगी, उस बिजली से पानी को इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए तोड़कर और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिल रही है। इससे क्या होगा? ये एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को, अगर हमें ज़्यादा उत्पादन हम लोगों ने कर दिया तो ये लक्ष्य ये रखा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको किया जाए। और आपको पता होगा कि 2070 तक भारत ने नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करने का तय किया हुआ है कि हम करेंगे। तो उसी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च है। ये 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था केंद्रीय सरकार के द्वारा। ओके, और ये क्या है? ये मतलब कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन उसको बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है उसके ज़रिए हमें, ठीक है, ताकि हम जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कम करके हम इधर की ओर ज़्यादा बढ़ें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 11 अक्टूबर को। इस बार की थीम है मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्तियों में लड़कियाँ। तो ये है इस बार की थीम, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2011 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है तो वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? आप देख रहे हैं, आपदाओं के लिए नहीं बल्कि लचीलेपन के लिए धन जुटाएं, ठीक है। लचीलापन का मतलब क्या हुआ? मतलब कठिनाइयों, झटकों और समस्याओं के विपरीत अगर कोई आपदा आ गई तो उससे उबरने की जो क्षमता है उसके लिए, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है ना, वो है हर कहानी अनोखी है, हर यात्रा मायने रखती है, ठीक है। उद्देश्य ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए और इससे जो होने वाली मौतें हैं उसको रोका जाए, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं कि स्तन कैंसर जागरूकता माह ये कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसकी भी थीम यही रखी गई है, हर कहानी अनोखी है, हर यात्रा मायने रखती है। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ना महिलाओं में जो होता है, तो उसके निदान जो है ना वो हर सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, ठीक है। साहस, दृढ़ता और आशा और उम्मीद, इन सब से ही मतलब इलाज तो है ही, साथ में जो मनोबल होता है वो बहुत मदद दिलाता है इससे मुक्ति दिलाने में, इस कैंसर से, ठीक है। दुनिया भर में जो कैंसर से जो मौतें होती हैं उनमें महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर से मौतें हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से होती हैं। 2022 का मैं WHO का आंकड़ा देख रहा था, उसमें 23 लाख महिलाओं में इस बीमारी का निदान हुआ, मतलब ठीक हुई दुनिया भर में। और 6,70,000 महिलाओं की मौत हुई दुनिया भर में। 2022 का डेटा है, उसके बाद का डेटा नहीं था, ठीक है।
तो और अगर हम भारत की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत का जो कुछ आंकड़ा मैं देख रहा था, और उसमें भारत में क्या है कि मौत का दर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जागरूकता का अभाव है भारत में, इस वजहों से। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और शार्प लर्निंग ऐप पर ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाय।